एक बार की बात है, सीतापुर नाम के गांव में किशोर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। किशोर बहुत ही लालची स्वभाव का था। वो पानी पूरी बेचने का काम करता था। पूरे गांव में उसके जैसा पानी पूरी कोई नहीं बनाता था। एक दिन, कमला, पूरे गांव में मेरे जैसा पानी पूरी कोई नहीं बनाता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे बहुत कम मुनाफा हो रहा है। कोई बात नहीं, हम दो लोगों के लिए इतना बहुत है। कमला अपनी परिस्थिति से संतुष्ट थी, पर किशोर लालची था, इसलिए वो पानी पूरी में मिलावट करना शुरू कर देता है। मिलावट करने के बावजूद भी लोगों की भीड़ लगी रहती थी किशोर के ठेले पर। किशोर बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसने एक दुकान खोल ली। एक दिन यमराज अपने बेटे भार्गव के साथ पृथ्वी लोक पर आए। दोनों को देखकर सड़क पर चल रहे लोग हंस रहे होते हैं। लोगों को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर, ये लोग हम दोनों पर हंस क्यों रहे हैं? चलते चलते यमराज लोगों को देखते हैं कि उनकी पोशाक और पृथ्वी लोक के लोगों की पोशाक बिल्कुल अलग है। वो समझ जाते हैं कि उन दोनों को देखकर लोग क्यों हंस रहे हैं। पिताजी, यहाँ के लोग हमें बहुत अजीब दृष्टि से देख रहे हैं, और इन लोगों ने ये कैसी पोशाक पहन रखी है? बेटा भार्गव, ये पृथ्वी लोक है। लगता है यहाँ इसी तरह की पोशाक पहनते हैं। तो क्या पिताजी हमें भी ऐसी पोशाक पहननी होगी? यमराज भार्गव की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ पुत्र, जब तक हम इस पृथ्वी लोक पर हैं, हमें ऐसे ही रहना होगा। यमराज जादू से अपने और भार्गव के कपड़े पृथ्वी लोक के लोगों की तरह कर लेते हैं और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने लगते हैं। तभी भार्गव को बहुत भूख लगती है और, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। दोनों चलते चलते देखते हैं कि लोग अलग अलग ठेलों पर कुछ खाने का सामान रखकर बेच रहे हैं। दोनों बहुत सारी दुकान जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या खाएं। तभी भार्गव देखता है कि कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखकर, पिताजी, मुझे भी वो खाना है। यमराज बेटे को लेकर आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं और बेटे को आइसक्रीम दिला देते हैं। भार्गव को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत सारी आइसक्रीम खाने लगता है। आइसक्रीम खाकर, पिताजी, आप भी ये आइसक्रीम खा के देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। ये अपने लोक में क्यों नहीं मिलती है? बेटे की बात सुनकर यमराज भी आइसक्रीम खाकर देखते हैं। उन्हें भी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। आइसक्रीम खाकर दोनों जाने लगते हैं। तभी, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? पैसे तो दे दो। पैसे? वो तो हमारे पास नहीं है। ये सुनकर आइसक्रीम वाले को गुस्सा आ जाता है और, पैसे दो वरना तुम दोनों को जाने नहीं दूंगा। यम है हम, तुम हमें रोकोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये सुनकर आइसक्रीम वाला हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा, तो तुम यमराज हो? कहाँ से भाग कर आए हो? भाग कर नहीं, हम स्वर्ग लोक से आए हैं, किशोरी पानीपुरी वाले की पत्नी के प्राण लेने। यमराज की ऐसी बातें सुनकर आइसक्रीम वाले को लगता है कि ये पागल आदमी है और आइसक्रीम वाला बिना पैसा लिए दोनों को अपने दुकान से भगा देता है। दुकान से थोड़ा आगे चलने पर, पिताजी, ये प्राण क्या होते हैं जिसे लेने आप इस पृथ्वी लोक पर आए हैं? बेटा, जब किसी का समय पूरा हो जाता है तो मुझे उसके प्राण लेने आना पड़ता है। पिताजी, तो क्या जब मेरा समय पूरा हो जाएगा तो आप मेरे भी प्राण ले लोगे? बेटे की बात का यमराज के पास कोई जवाब नहीं था। यमराज बात को टाल देते हैं और कहते हैं, पता नहीं ये किशोरी पानीपुरी वाला कहाँ मिलेगा। चित्रगुप्त जी ने उसका पता तो दिया था, पर ना जाने वो कहाँ गिर गया। दोनों सड़क पर चलते रहते हैं। काफी देर चलने के कारण भार्गव थक जाता है और, पिताजी, मैं अब नहीं चल सकता हूँ, आप मुझे उठा लीजिए। तभी भार्गव देखता है कि सामने एक दुकान पर कुछ लोग पानी पूरी खा रहे हैं। ये देखकर, पिताजी, मुझे भी वो खाना है। चलो चलते हैं। वो दुकान किशोर की पानी पूरी की होती है। दोनों वहाँ जाते हैं और पानी पूरी खाने लगते हैं। पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए भार्गव बहुत सारी पानी पूरी खा लेता है। पानी पूरी खाने के बाद किशोर पैसे मांगता है तो, ये पृथ्वी लोक पर कुछ भी खाने के बाद पैसे क्यों मांगते हैं?
अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता पैसे क्यों मांगते हैं? किसी दूसरे लोग से आए हो क्या? बात तो ऐसे ही कर रहे हो। हाँ, हम स्वर्ग लोक से आए हैं। अच्छा, मेरे पैसे दो, नहीं तो ये सारे बर्तन बैठकर धो। किशोर ऐसा बोलता ही है कि तभी भार्गव के पेट में दर्द होने लगता है और पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतने में कुछ और लोग वहाँ आते हैं और ये वही पानी पूरी वाला है जिसके पानी पूरी खाकर हमारी तबीयत खराब हो रही है। मारो मारो इसे। ये सुनकर किशोर भागने लगता है। सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। इतने में वहाँ कमला आ जाती है और अरे ये क्या, ये कहाँ चले गए दुकान ऐसे छोड़कर। तभी यमराज कमला को सारी बात बताते हैं और ये तो होना ही था एक न एक दिन। मैंने कितनी बार कहा था मिलावट मत करो, फिर भी ये नहीं माने। और अब कमला की बात सुनकर यमराज को समझ आ जाता है कि ये उसी किशोर पानीपुरी वाले की पत्नी है और इसकी ही पत्नी के प्राण लेने हैं। तभी कमला की नजर भार्गव पर पड़ती है जो कि पेट दर्द से परेशान हो रहा था। कमला दोनों को अपने घर ले आती है और भार्गव को अजवाइन वाला पानी पिलाती है और उसका पेट दर्द एकदम ठीक हो जाता है। ये सब देखकर पिताजी, मैं एकदम ठीक हो गया। हाँ, सच में पुत्र? इतने में किशोर पानीपुरी वाला अपनी जान बचाकर घर आता है तो देखता है तुम दोनों तो वही हो ना जो आज मेरी दुकान पर आए थे? यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण लेने आया हूँ। ये सुनकर किशोर हंसने लगता है और बड़े अजीब आदमी हो, लगता है पागल खाने से भाग कर आए हो। तभी एक तेज रोशनी होती है। यमराज और भार्गव अपने असली रूप में आ जाते हैं और अब विश्वास हो गया कि हम यमराज हैं। यमराज जी, मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी के प्राण मत लो। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। किशोर की बात सुनकर ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जो तुम्हारी पत्नी को भुगतना पड़ रहा है। वो हमेशा ही भगवान से कहती थी कि तुम्हारी गलतियों की सजा उसे मिले और तुम्हें माफ कर दे। ये सुनकर यमराज जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी मिलावट नहीं करूँगा। अब मैं समझ गया हूँ कि जब किसी अपने को कुछ होता है तो कैसा लगता है। ये सब देखकर पिताजी, आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छी हैं। आपने देखा ना कैसे इन्होंने मेरा पेट दर्द ठीक कर दिया। किशोर और भार्गव की बात सुनकर यमराज कमला के प्राण नहीं लेते हैं और अपने पुत्र भार्गव के साथ वापस अपने लोक चले जाते हैं। और उसके बाद किशोर ईमानदारी से अपना पानीपुरी का काम करने लगता है। गर्मियों के दिन थे। दीनू के आम के पेड़ में खूब सारे आम आए थे। वो उन आमों को देखकर बहुत ही खुश था। इस बार ढेर सारे आम आए हैं पेड़ों पर, इन्हें बेचकर खूब सारे पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले मालती के लिए कुछ जेवर बनवा दूंगा। ना जाने कितने साल हो गए उसे कुछ दिलवाए हुए। चुनमुन को भी इस बार एक नहीं 2-2 नई फ्रॉक दिलवा दूंगा। वो नामों को देखता हुआ अपनी योजना बना रहा था। तभी उसने देखा कि उसके आम के पेड़ के नीचे एक बंदरिया आकर बैठ गई है। अरे, ये बंदरिया कहाँ से आ गई? इसे जल्दी भगाना होगा, नहीं तो ये आम के फलों को नुकसान पहुँचा देगी। वो इधर उधर पत्थर ढूंढने लगा। उसे एक पत्थर मिल भी गया। उसने उसे हाथ में उठाया और बंदरिया की ओर दिखाकर उसे डराने लगा। चल भाग, भाग यहाँ से, चल चल। दीनू हाथ में पत्थर लिए बंदरिया को डरा रहा था। तभी अचानक से वो बंदरिया गायब हो गई। अरे, ये बंदरिया कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी, कहीं पत्थर के डर से भाग तो नहीं गई? लेकिन मैंने उसे भागते हुए तो नहीं देखा। चलो भाग गई तो अच्छा ही हुआ ना। लेकिन अब मुझे अपने आम के पेड़ों की देखभाल और भी ज्यादा करनी होगी। क्या पता फिर से वो बंदरिया आ जाए। वो ये सोच ही रहा था, तभी वो बंदरिया दीनू के पीछे आकर खड़ी हो गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। दीनू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखना चाहा, उस बंदरिया ने एक थप्पड़ उसे खींचकर मारा और अपने दांत दिखाने लगी। पत्थर दिखाता है तू मुझे? रुक, मैं बताती हूँ तुझे। बंदरिया ने फिर से उसे एक थप्पड़ खींचकर मारा। बंदरिया की उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप गए। बंदरिया को इंसानों की तरह बात करते और थप्पड़ मारते देख दीनू की हालत पतली हो गई। बचाओ,
बचाओ। दीनू बंदरिया से पीछा छुड़ाकर भागने लगा। वो थोड़ी दूर पर ही गया था कि बंदरिया के कई सारे बच्चे भी उसके पीछे आ रहे हैं। अरे इतने सारे बंदरिया के बच्चे, ये बच्चे कहाँ से आ गए? वो कुछ समझ पाता तभी उन्होंने देखा कि एक एक कर बंदरिया के बच्चे गायब होते जा रहे हैं और जैसे जैसे बच्चे गायब हो रहे हैं बंदरिया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो अपने बच्चों को बुला रही है। आओ आओ, उधर मत जाओ। अचानक वहाँ जोर का धमाका होता है और हर ओर धुआं ही धुआं छा जाता है और जब धुआं छटता है तो दीनू देखता है कि बंदरिया के 12 बच्चे जमीन पर मरे पड़े हैं और वो हर बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही है। उठो उठो उठो। दीनू बंदरिया की इस हरकत को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी बंदरिया उसे घूर कर देखती है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। दीनू ये देखकर काफी डर जाता है और फिर से पूरी स्पीड में भागने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ। भागते हुए अचानक उसका पैर एक पत्थर में फंसता है और वो मुंह के बल जा गिरता है। उसका सिर वहाँ पड़े पत्थर से टकरा जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि गांव के कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हैं। वो अब भी बहुत डरा हुआ था। बिरजू चाचा, वो बंदरिया और उसके 12 बच्चे, वो कहाँ गए? कौन सी बंदरिया दीनू? तुम किस बंदरिया की बातें कर रहे हो? अरे वही जो इंसानों की तरह बोलती है और मारती भी है। दीनू, कहीं तूने आज पी तो नहीं ली है? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? दीनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बंदरिया और उसके 12 बच्चे कहाँ गायब हो गए। वो बच्चे कैसे मर गए और बंदरिया क्यों रो रही थी? कई सारे सवाल उसके जहन में घूम रहे थे लेकिन जवाब किसी का भी नहीं था उसके पास। इस घटना ने दीनू के मन में इतना डर भर दिया कि वो 2 दिन तक आम के पेड़ों की रखवाली के लिए भी नहीं गया। जब उसकी पत्नी ने उससे आम के बगीचे में जाने को कहा तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ वो बंदरिया रहती है अपने बच्चों के साथ। देखिए, आप नहीं जाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर आम के फलों की देखभाल नहीं की तो कोई उसे चुरा सकता है, कोई तोड़कर भी तो ले जा सकता है। लेकिन दीनू पर उसकी पत्नी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस घटना के 4-5 दिन बाद की बात है। बिरजू चाचा अपने आम के पेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे ये कौन रो रहा है? कौन रो रहा है इतनी रात को? बिरजू चाचा आवाज की दिशा में बढ़े और थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने देखा कि एक बंदरिया के साथ उसके 12 बच्चे खेल रहे हैं। वो कभी अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते तो कभी उनको छू कर भाग जाते और सामने के पेड़ पर चढ़ जाते। बंदरिया कभी उन बच्चों के सिर से जुएं निकालती तो कभी उनके साथ खेलती। तभी खेलते खेलते वहाँ तेज धमाका होता है। चारों ओर धुआं ही धुआं फैल जाता है और जब धुआं छटता है तो वो सारे के सारे बच्चे मरे हुए होते हैं और वो बंदरिया उन्हें पकड़कर रोने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? ये धमाका कैसा? और ये बंदरिया के बच्चे मर गए क्या? वो ये सोच ही रहा होता है कि बंदरिया उसके पास आती है और उसे लगातार थप्पड़ मारने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ! आ! बिरजू चाचा भागने लगते हैं और भागते भागते एक जगह गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उन्हें होश आया तो वो दीनू की तरह कांपते हुए लोगों को उस बंदरिया के बारे में बताते हैं। धीरे धीरे ये घटना उस गांव में आम हो गई थी। हर दिन किसी न किसी को वो बंदरिया मारती और सभी के साथ उसी तरह की घटना होती जैसे पहले दिन दीनू के साथ हुई थी। गांव के सारे लोगों में अब उस बंदरिया का खौफ हो गया था। कोई भी अब ना तो खेत पर जाना चाहता और ना ही अपने आम के बागान में। अरे इस तरह लोग घरों में बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? ना फसल होगी ना फल। अरे भूखे मर जाएंगे सारे लोग। मुखिया जी, मार तो वो बंदरिया भी देगी हमें अगर हम खेतों में गए या अपने बगीचे में गए तो। पूरे गांव के लोगों को पता था कि समस्या क्या है, लेकिन उस समस्या का हल किसी के पास नहीं था। सभी को लग रहा था कि उनके गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रतन काका को भी यही लग रहा था। गांव वालों, हमारे गांव पर जरूर कोई ना कोई बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उसने क्यों किया है इसका हमें पता लगाना होगा। इसके लिए आप सभी को मेरा साथ देना होगा और कल हमें किसी के भी आम के बगीचे में जाना होगा और छिप कर देखना होगा
कि आखिर वो बंदरिया है कौन और वो ये सब क्यों कर रही है। और हाँ, आप में से हर आदमी बजरंग बली की मूर्ति लेकर जरूर आइएगा। अगले दिन गांव के सभी लोग दीनबंधु के आम के बगीचे में इकट्ठा हुए और सभी लोग छिप गए। दीनबंधु अकेला ही आम के पेड़ के पास टहल रहा था। तभी वो बंदरिया अचानक से वहां प्रकट हुई और उसके साथ भी वही सब होने लगा। जब बंदरिया उसे थप्पड़ मारने वाली थी, तभी रतन चाचा और गांव के लोग हाथ में बजरंग बली की मूर्ति लेकर उसके सामने आ गए। रुक जा, क्यों कर रही है ये सब, क्यों? बजरंग बली की मूर्ति देखकर वो बंदरिया डर गई और रोते हुए कहने लगी, क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों? ये जाकर दिनकर पांडे से पूछो। दिनकर पांडे बहुत ही बदमाश आदमी था। किसी को भी परेशान करने में उसे बहुत मजा आता। दूसरों की परेशानी देखकर वो खुश होता। एक बार की बात है, उसने एक बंदरिया और उसके 12 बच्चों को एक पेड़ के पास खेलते देखा। वे सभी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी दिनकर पांडे को पसंद नहीं आई। ये बंदर बहुत खुश हो रहे हैं ना, बहुत धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। अभी बताता हूँ इनको। दिनकर पांडे पटाखों की बहुत सारी लड़ी लेकर आया और उसने बंदरिया के एक बच्चे को रस्सी से पकड़ लिया और उसकी पूंछ में पटाखों की लड़ी बांधकर आग लगा दी। वो बेचारा उस शोर और जलन के कारण उछलने लगा। बंदरिया के और भी बच्चे ये देखकर उस बच्चे के पास आए तो दिनकर ने पटाखों की लड़ी उन पर भी फेंक दी। वो सभी के सभी उसमें जलकर मारे गए। जब तक बंदरिया को दिनकर की इस बात का पता लगता, वो भाग चुका था। बाद में बंदरिया ने जब अपने बच्चों को मरा देखा तो वो फूट फूट कर रोई और पास के तालाब में कूद कर मर गई। लोग कहते हैं कि हम जानवर हैं, अब आप ही बताइए कि जानवर कौन है? गांव के लोगों को दिनकर पर बहुत गुस्सा आया। वे उसे पकड़कर बंदरिया के पास ले आए। बंदरिया ने जब उसे देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो उसका गला दबाकर उसे मारना चाहती थी, लेकिन तभी दिनकर की पत्नी अपने 2 दुधमुहे बच्चे के साथ वहां आ गई और बंदरिया के आगे गिड़गिड़ाने लगी। मैं भले ही जानवर हूँ, लेकिन मुझे समझ है कि दर्द क्या होता है और अपनों के मरने का दर्द कैसा होता है। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूँगी। ये कहकर वो बंदरिया वहाँ से गायब हो गई और फिर लोगों को कभी नहीं दिखी। हालांकि इस घटना के बाद दिनकर पूरी तरह बदल गया था, लेकिन उसने जो भी किया था वो उसकी आंखों के आगे हमेशा घूमता रहता। धीरे धीरे वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा और किसी भी जानवर या इंसान या पेड़ पौधे के आगे भी खड़ा हो जाता और कहता कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक दिन दिनकर ना जाने गांव से कहां चला गया, किसी को नहीं पता।